और 10 की कमाई पर करते हैं फोकस, हमारे एक्सपर्ट से तैयार। और एसपीएल मिड कैप स्टॉक से भी दो खास मेहमान, विकास सेठी साहब, राजेश पालिया साहब आज हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। तो पहले तो दोनों का स्वागत कर लिया जाए, पालिया साहब का और सेठी साहब का, बिगुल के साथ एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स। सेठी साहब सुप्रभात, करें शुरुआत। बताएं सर, आज के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने लॉन्ग टर्म के लिए आज से? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, एक शुगर स्टॉक को पिक किया है और शुगर के साथ साथ और भी उसमें कई बिजनेसेस है या वैल्यूएशन बहुत अच्छे लगते हैं। स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। ईआईडी पेरी में खरीदारी करने की सलाह है, जो अभी 468 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जो कि मेजरली शुगर और एथेनॉल के कारोबार में है। जबरदस्त कंपनी है। शुगर और एथेनॉल पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है। हम देख रहे हैं शुगर के प्राइसेस इंटरनेशनली भी फर्म्ड है और भारत में भी शुगर के प्राइसेस अच्छे हैं, डिमांड अच्छी है। फिर एथेनॉल की जो स्टोरी है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है और इसका फायदा पूरे शुगर सेक्टर को मिल रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26%। वैल्यूएशन के लिहाज से 5 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता है, बट इसमें और भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते लगते हैं बिकॉज ये कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल में 56% स्टेक ओन करती है, 56.28 टू बी प्रिसाइज। और आज की प्राइस के हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू होती है 15,500 करोड़, जबकि इस कंपनी की आज मार्केट कैप सिर्फ 8,300 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह के डीप डिस्काउंट पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मतलब शुगर का एक अच्छा खासा बिजनेस, जिसने पिछले साल 1865 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया और उसकी आज मार्केट कैप है सिर्फ 8,300 करोड़, और उसके अलावा 15,500 करोड़ रुपए की इनके पास स्टेक है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। तो इस तरह के वैल्यूएशन डिस्काउंट पे ये स्टॉक चलता है। बाकी एफआईएस डीआईएस भी बुलिश लगते हैं, 16% हिस्सेदारी उनकी भी है। तो स्टॉक पे बुलिश हूँ, अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 9 से 12 महीने का टारगेट है 600 रुपए का। 9 से 12 महीने के टारगेट, 600 रुपए के टारगेट के लिए ईआईडी पेरी, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है। आइए पालिया साहब का भी किया जाए स्वागत। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद की लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है पीएनबी हाउसिंग का। स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, और सारे ही लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली डेली सेटअप बने हुए हैं, हमें लग रहा है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई किया जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा अप मूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 800 रुपए से 820 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 540 रुपए के आसपास। पीएनबी हाउसिंग बाय करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पिक में। 596 पर पीएनबी हाउसिंग आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर है खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से 540 के स्टॉप लॉस के साथ। आइए 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन स्टॉक देने को तैयार है हमारे सारे एक्सपर्ट्स। आइए पहले हिमांशु जी से जान लें उनको कौन सा शेयर पसंद है। हिमांशु जी तैयार कर रहे हैं, तब तक आइए बिगुल जय के लिए, जय की तरफ से एक जैकपॉट शेयर आ रहा है। तो पहले जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। जय बताइए। अनिल जी, मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स खरीदने की सलाह है। 1460-61 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदने की सलाह है। इसमें बहुत ही बढ़िया एक रिस्क रिवॉर्ड अनिल जी निकल कर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1430 का, सो 30 पॉइंट का एक डाउनसाइड रिस्क है, विच इज़ नियरली अराउंड 2%। बट पोटेंशियल टारगेट जो अनिल जी ऊपर में है वो है 1516। 1516 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1542 सेकेंड टारगेट रहेगा। सो ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स। इसमें बहुत ही बढ़िया आरडी चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है जी, एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन है, तो कहूँगा पैटर्न के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हैंस रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैंने कहा कि बढ़िया निकल कर आ रहा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। एंड यही सेक्टर में अगर हम देखें तो ओवरऑल फार्मा हेल्थ केयर में एक अच्छा अपमूव ब्रेकआउट हमें देखने मिला ही है। डॉक्टर लाल पैथ भी अच्छा ही कर रहा है। आई एम एंटिसिपेटिंग के ये कंसोलिडेशन में से मेट्रोपोलिस का भी ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आना चाहिए। मेट्रो
पर एक ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख सकता है 1516 और 1542 के टारगेट्स के लिए। आइए 10 की कमाई ले रहे थे हम हिमांशु जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक। स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपोलो टायर्स की बात की थी, जिसमें काफी अच्छा मूव आ रहा है, टारगेट्स के करीब है। कैश सेगमेंट से गुडियर टायर्स, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। एक बड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है तो एकदम भागते हुए ना लें, इवेंचुअली ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करके चले। 1300 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं, 1250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। मेरा मानना है आने वाले 1 से 2 महीने में ये स्टॉक 1500 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो गुडियर टायर्स मेरी तरफ से आज एक 10 की कमाई के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो 1500 के टारगेट के भागते हुए न लें, मतलब अगर टायर भाग गया तो है हिमांशु जी, आदमी खड़ा है टायर भाग गया तो क्या करेंगे? अल्ली टायर घूमने वापस आ जाएगा। अच्छा, ओके। जैन साहब से कंफर्म कर लेता हूँ मैं। जैन साहब ने सुबह सुबह ही रिकमेंड किया था आज। जैन साहब, हिमांशु जी सही कह रहे हैं कि गलत है? सही बोला आपने। वो मुझे बचपन में याद आ गई, वो टायर घुमा घुमा के जो जाते थे ना, पर फिर उल्टा भी ला रहे हैं, सीधा भी ला रहे हैं। हाँ। वो लकड़ी से साइकिल के टायर को चलाते थे बचपन में। वहां तक तो ठीक है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लकड़ी से और हाथ से टायर चला चला के उसके बाद जब जैन साहब कचौरी खाने जाते थे तब हाथ भी नहीं धोते थे। और तब जो इनका इम्यूनिटी लेवल था वो लाजवाब था। आजकल तो क्या बिस्लरी का, बिस्लरी मिनरल वाटर, बिस्लरी बुरा मान जाएगी, मिनरल वाटर पीकर भी पेट खराब हो जाता है लोगों का। और पहले उस जमाने में हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी टंकी 3-3 साल तक नहीं धुलती थी। हाँ, सही बात है। और उसपे काई वाई लगी हुई रहती, फिर भी मस्ती से पीते थे। वो लेवल ही अलग था, रेजिस्टेंस लेवल बॉडी का। जी जैन साहब, आपके साथ भी हुआ है ना? अच्छा, आप ही के साथ तो हुआ है जी। हाँ, तो ये गुडियर देखिए, ये मैंने दिया था फ्राइडे की शाम को दिया था ये स्टॉक, और बहुत बढ़िया मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। ये वही कंपनी है जो चांद में पहली बार जो टायर गया था वो गुडियर टायर का था। और मैं इत्तेफाक से देखिए 10 की कमाई के लिए मैं टायर स्टॉक ही ढूंढा था, वो टीवीएस श्री चक्र है, बट अब मैं उसको दूंगा नहीं। तो टीवीएस श्री चक्र, गुडियर टायर, ये दोनों बढ़िया लगे। टायर स्टॉक्स टायर ही नहीं कर रहे हैं। और सीएट देखिए, मैं याद है मुझे थर्सडे के दिन हमने बात की थी, इतना बड़ा मूव उसमें, आज भी बहुत बड़ा मूव है। सो ऑल द टायर स्टॉक्स, और जो राकेश जी, कुणाल जी ने जब से एमआरएफ दिया और लक्षिया हो गया एमआरएफ, उसके बाद से सारे टायर स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो आई फील ऑफेंसिव स्टॉक्स और ऑटो, ये सारे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो आगे भी आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। सो गुडियर टायर एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन, और टीवीएस श्री चक्र, ये दोनों पे ही हम दिया जा सकता है। ओके, तो गुडियर और टीवीएस श्री चक्र दोनों पसंद ले, लेकिन बंसल जी की कुछ विशेष टिप्पणी आ रही है जैन साहब पे, हिमांशु जी पे, किस पे पता नहीं। जी बंसल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सारे पैनलिस्ट को, जी, इंक्लूडिंग हिमांशु जी, जब भी गुडियर का आप जिक्र करते हैं ऐसे लंबी कमेंट्री के साथ, हाँ, तो प्लीज बताया कीजिए कि ये वो कंपनी है जब चांद पे पहला मतलब कि रॉकेट उतरा था तो टायर उसका क्या कहते हैं गुडियर का था। और ये सही चीज बात है। सबको जैन साहब ने बताई है। हाँ, तो जीके भी इंप्रूव हुआ है, तो ये डिस्क्लेमर हिमांशु जी ऐड करा करो। बहुत जरूरी है। कुणाल बंसल जी एकदम सही कहा आपने, जैन साहब को भी याद किया है। हाँ सही कहा। कितनी बार जैन साहब रट्टा लगवाएंगे, बार बार हर बार जैन साहब बोलते हैं, फिर भी हिमांशु जी याद नहीं करते। इसलिए फिर से बताना पड़ा जैन साहब को। जैन साहब अब की बार देखो कोई ना बोले, देखो फिर आज वो अलग बात है। आज सुबह जैन साहब ने खुद ने नहीं बोला था, भूल गए, पिक ऑफ द डे देते हुए खुद जैन साहब भूल गए थे। आइए बढ़ते आगे, और गुडियर के बाद अब फोकस करते हैं कमोडिटी बाजार पर। कमोडिटी बाजार में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन दुनिया भर के बैंकों का कमोडिटीज पर भरोसा थोड़ा हिल रहा है, डगमगा रहा है। आप सोचते अरे ये क्या हुआ? जी हाँ, ये आपने सही सुना है कि जो दुनिया भर के बड़े दिग्गज बैंक हैं वो कमोडिटीज को लेकर थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सावधान है, सतर्क है। क्यों? नेहा हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। नेहा बताइए। सर, चीन में लगातार जो भी आर्थिक डेटा निकल कर आ रहे हैं, पीपीआई का डेटा आज सुबह ही निकल कर आया, 7.5 साल में सबसे धीमी गति से ये जाते हुए दिखा है। बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो बिल्कुल पस्त पड़ी हुई है, कंज्यूमर डिमांड निकल के नहीं आ रही है। और इससे पहले भी चीन के जितने आर्थिक आंकड़े निकल कर आए हैं वो सुस्ती की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिर्फ चीन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर डिमांड कुछ बड़ी इकोनॉमीज में भी बहुत कमजोर है। फिर आप जापान की बात कर लें या यूरोप की, इन सबको देखते हुए और इन्हीं के बेसिस पे बहुत सारे बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने अपने फोरकास्ट को इसी महीने फिर से काटा है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च के अनुसार उनको लगता है कि बेस मेटल्स हैं वो थोड़ी सी मार खाते हुए नजर आ रहे हैं।
सिल्वर, उसे भी इंडस्ट्रियल मेटल कंसिडर करते हैं, 6.5% का करेक्शन वहां का है, $23 के नीचे चली जाएंगी कीमतें। निकल पे 5% फोकास्ट घटाया है। कॉपर, जिंक, इनफैक्ट कॉपर को लेके बहुत सारे बैंक्स बुलिश थे, लेकिन अब उन्होंने चीन की डिमांड को देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए 0.75% की कटौती यहां पर की, 8,800 के नीचे फिसलता देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स वो मानते हैं क्योंकि डिमांड कमजोर है, सप्लाई ठीक ठाक है, 2023-24 के लिए निकल का जो ग्लोबल मार्केट है ओवर सप्लाइड रहने वाला है। कॉमर्स बैंक ब्रेंट क्रूड को लेकर $5 की कटौती उन्होंने प्राइस फोरकास्ट में की है, साल के अंत तक $85 के ऊपर उन्हें ब्रेंट क्रूड जाता नहीं दिख रहा। WTI क्रूड में भी $80 तक उन्होंने अपना यहां पर फोरकास्ट काट दिया है, उसमें भी $5 की कटौती की है। और यही नहीं, मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो प्राइस फोरकास्ट इन्होंने भी $2.5 से $5 तक घटाया है। वो तो साल की तीसरी तिमाही में $75 के पार ब्रेंट क्रूड को नहीं देख रहे। तो ऑल इन ऑल जिस तरह के डिमांड को लेकर चिंताएं बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में बनी हुई है, उसे देखते हुए भले ही कितनी सप्लाई कटौती की संभावनाएं यहां निकल कर आ रही हों, डिमांड को लेकर चिंता है और यही कारण है कि प्राइस फोरकास्ट एटलीस्ट इस साल के अंत के लिए तो घटा दिया गया है। ओह, तो ये है इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट। कितनी भी कोशिश कर लो दाम ऊपर नहीं जाएंगे। ये क्लियर मैसेज आ गया है। साल की शुरुआत में सारे फोकस इसीलिए बढ़ाए गए थे क्योंकि चीन की डिमांड को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक था मार्केट, और यही सारे वो बैंक्स थे जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। सबकी वापस पस्त हो गई हालत। पस्त हो जरा एक बार बग्गा साहब से राय लीजिए। अच्छा, बग्गा साहब से राय ली उससे पहले मुझे अभी भी पता चला हमारे ग्रुप में नेहा जी का आज हैप्पी बर्थडे। नेहा जी सही में है? चॉकलेट लाए आपके लिए? तो स्कूल में तो आती थी ना, वो एक सारे सब लेके जाते थे, सबको एक एक मेलोडी बांटी जाती थी वैसा। मजा आता था। हाँ, इसीलिए याद रखते थे हम तो। चलिए नेहा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे सबकी तरफ से। आइए बग्गा साहब से एक बार जरा राय ली जाए। बग्गा साहब बताएं सर, ये जो कमोडिटीज को लेकर जो कुछ भी बड़े बैंक्स है वो थोड़े हिल रहे हैं, और जो कच्चे तेल को लेकर भी सब कुछ होने के बावजूद टारगेट नीचे के आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, ये तेल का बहुत ही एक मैसिव मूव है। अगर आप देखें पिछले हफ्ते 5% बढ़ा तेल और 5 मिलियन बैरल की कटौती है ओपेक प्लस की तरफ से। अगर सारे जो अभी तक कटौती करते रहे हैं और रशिया ने जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया सब मिला लें तो लगभग दुनिया का 5% डिमांड की कटौती इन्होंने की। उसके बावजूद आज देखिए जिस तरह से तेल मूव कर रहा है, पिछले हफ्ते जरूर 5% ऊपर गया कि सऊदी और रशिया अगर कटौती करेंगे। मेरे ख्याल से वो एक वो था धोखा देने की बात थी, क्योंकि रशिया अपनी कैपेसिटी तो पूरी कर नहीं पा रहे, वो उतना शिप आउट नहीं कर पा रहे जितना वो चाहते हैं, क्योंकि चीन और भारत ही ज्यादातर रशियन तेल खरीद रहे हैं, या थोड़े अफ्रीकन नेशंस को अगर उनको कोई जहाज मिल जाए पहुंचाने के लिए तो पहुंचा रहे हैं, नहीं तो चीन और भारत ही खरीद रहे हैं और काफी उनकी आइडल कैपेसिटी है। तो ये एक टेक्निकल कट ही था अनिल जी के आपने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे उत्पादन, पर वो उत्पादन तो वो कर नहीं रहे थे। अब रही बात मंदी की, आज जो चाइना के नंबर आए जैसे नेहा ने बोला, सीपीआई 0% हो गया, जनवरी में 2% था, साल दर साल आज जो नंबर निकल के आया जून के लिए 0% पे आया। WPI प्रोड्यूसर प्राइस जो हम कहते हैं -5.4, अनुमान 5% था, और मई का नंबर 4.6% था, उसके सामने -5.4 की गिरावट दिखी। और चाइना फैक्ट्री है दुनिया भर की, अगर चाइना में प्रोड्यूसर प्राइसेस नेगेटिव आ रहे हैं, यूरोप में ऑलरेडी नेगेटिव है, भारत ने भी देखा WPI नेगेटिव, यूएस में भी नेगेटिव, यही दर्शा रहा है कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं और लागत इतनी नहीं है। दूसरी बात, उम्मीद नहीं है उतनी लागत की। तीसरा, जो हेज फंड्स ट्रेडिंग करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज हैं कमोडिटीज में, वो क्या करते हैं, पोजीशंस ले लेते हैं फिर, और जितना जिस तरफ ट्रेंड जाता है उसको उतना ही दबाते हैं। तो ये जो शॉर्ट पोजीशंस थी पिछले हफ्ते ऑयल में, वो पकड़ी गई थी, तभी वो 5% उछला, कुछ ऐसा नहीं था। और आज फिर राहत दिख रही है, तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं क्योंकि डिमांड तो है नहीं। बट पिछले हफ्ते जरूर कोई स्टेट एक्टर उतरा था जिसने ये ट्रेडिंग पोजीशंस को पकड़ा जाके, क्योंकि शॉर्ट बहुत ज्यादा हो गए थे तेल के बाजार में, और वो थोड़े कटे पिछले हफ्ते। तो अभी उम्मीद यही है कि ग्लोबल स्लोडाउन है, रिसेशन नहीं आएगा, ये उम्मीद यही है। जीडीपी नाउ जो फेड अटलांटा फेड निकालता है हर हफ्ते,
जो लेटेस्ट उनका आंकड़ा आया है, पहली तिमाही तो 2% ग्रोथ थी यूएस की, और दूसरी तिमाही में भी 2.1% की ग्रोथ बता रहे। तो सॉफ्ट ही है बट स्लो डाउन नहीं है, यही अभी तक दिख रहा है। बट चाइना से काफी प्रॉब्लम दिख रहे हैं, क्योंकि चाइना ने डेटा देना भी बंद कर दिया। पहले भी वो विश्वसनीय डेटा तो नहीं होता था, बट कुछ तो होता था देखने के लिए, बट काफी डेटा उन्होंने बंद कर दिया। जेनेट येलन 3 दिन बिता के आई, 10 घंटे उन्होंने मीटिंग्स की, क्योंकि जो नए रेगुलेटर्स आए हैं चाइना में, इंक्लूडिंग उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब बहुत अंदरूनी लोग हैं। वो जी के उनके अंदर के सर्कल के लोग हैं, और वेस्ट में उनको कोई जानता नहीं है ज्यादा, ना कोई जानता है कि उनकी पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी सोच क्या है इकोनॉमी की तरफ और विश्व के साथ जो लिंकेज है उसकी तरफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई अनिल जी के, पहले जब बाइडेन डीकपल कहते थे कि हम डीकपल करेंगे चाइना से, चाइना ने उसका बहुत विरोध किया। फिर जब ईयू की अध्यक्ष गई उधर, उन्होंने फिर डीकपल नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हम डी रिस्क करेंगे। तो तब चाइना ने कहा चलो ठीक है डी रिस्क। इस बारी उन्होंने जेनेट येलन को पहले ही कह दिया था डी कपल या डी रिस्क नहीं यूज होगा, तो उन्होंने कहा हम डाइवर्सिफाई करेंगे सप्लाई चेन, जो चाइना भी कहता रहता है डाइवर्सिफाई। तो इस तरह के वर्ड्स पे चलता है ये सब सोच इनकी, बट जो हकीकत है कि स्लो डाउन है चाइना में, और चाइना पूरे विश्व को ले डूबेगा अगर यहाँ पे ये स्टिमुलस नहीं लाते। हम यही कहते रहे स्टिमुलस इस बार ये लेके नहीं आए, वो बहुत जरूरी है स्टिमुलस लाना, क्योंकि कंज्यूमर भी डाउन है, हाउसिंग भी डाउन है, और अब मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से डाउन हो रहा है। थर्सडे को उनका ट्रेड डेटा निकल के आएगा, अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो ट्रेड डेटा भी निराशाजनक रहने वाला है। और चाइना से ही ग्रोथ आती है दुनिया की, चाइना और हिंदुस्तान हैं 2 कंट्रीज जो 50% इस साल की ग्रोथ दुनिया की वहां से आएगी। तो अगर चाइना स्लो डाउन है तो उससे गड़बड़ हो जाती है। एब्सोल्युटली, तो चाइना पर रखनी है नजर, थोड़ा रिलेशन इंप्रूव करने के आधार आ रहे हैं, बट देखते हैं उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा। जैन साहब से उनकी 10 की कमाई लेनी है। जैन साहब बताएं आपकी 10 की कमाई का। ये 10 की कमाई मैंने वैसे तो तैयारी जो की थी वो टीवीएस श्रीचक्र पे की थी, बट जब गुडियर चला तो मैंने गुडियर के साथ इसके बारे में जिक्र कर दिया था। बट अब मैं जो दूसरा स्टॉक लाया हूँ वो भी देखिए, वो मैं हरदम ये रिपीट करता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि रोज नए नए हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ते हैं, तो रिपीट करने में मीडिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नेस्को देखिए, जो स्टूडियो चैनल के घर तक जाते हैं तो रास्ते में नेस्को आता है, पहले मैंने ग्राउंड एंड व्हील दिया था, वैसा ही इनका एक मॉल है और ये एग्जीबिशन सेंटर है। बहुत जबरदस्त कंपनी है नेस्को और बहुत बढ़िया कर रही है। और सबसे बढ़िया बात है, मुझे लग रहा है कि इस पूरे रैली में बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन इस कंपनी का नहीं हुआ, नीचे से अच्छा रिकवर किया, बट अभी भी मुझे लगता है कि जो लेवल्स है बहुत सस्ते लेवल्स पे है। और कंपनी की देखिए, मैं रिटर्न नंबर्स देखता हूँ तो बहुत बेहतरीन है, पी मल्टीपल बहुत बेहतरीन है, 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है और 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ग्रोथ बहुत बढ़िया दे रही है, पिछले अगर 3 साल की अगर प्रॉफिट की टैगेट देखें तो 11-12% के लगभग है। और सबसे बढ़िया बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे स्टॉक में लगता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 580-600 का रेंज है, जो कि अच्छा रेंज है बाइंग रेंज, और सब बढ़िया है। क्वार्टरली रिजल्ट भी इनफैक्ट बहुत बढ़िया थे, 54 करोड़ के पैट के सामने 85 करोड़ का पैट। और मैं अगर बात करूं तो देखिए, ये आईटी पार्क, बिल्डिंग्स और ये सब बनाते हैं, एग्जीबिशंस, और ये जब भी अभी भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं मैं देखता हूँ। तो ओवरऑल इसके अलावा इनकी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और इंडेब्रेटर ये बनाते हैं मशीन एंड कैपिटल, तो कैपेक्स में भी जो कैपिटल गुड सेगमेंट है उसमें भी मैं बहुत बुलिश हूं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से जो टारगेट है वो करीब 700-750 तक के टारगेट के लिए खरीदा जाए। 700-750 के टारगेट के लिए नेस्को इस पर करनी है खरीदारी, ये है आपके लिए जैन साहब की राय। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है, चलते हैं सेठी साहब के पास, उनकी कॉल के लिए। सर बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है, इस स्टॉक को भी मैंने कई बार रिकमेंड किया है और रिपीटेटिव हो रहा हूं, बट एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स, जो अभी 344 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ये एक भारत की लीडिंग लिक्विड टर्मिनल ऑपरेटर है, जिसके 6 टर्मिनल्स हैं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस इंडिया, जैसे मुंबई, कांडला, पीपावाव, मैंगलोर, फिर हल्दिया, कोची। कंपनी के एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं। इन्होंने नया कैपेक्स किया है हल्दिया में, कोची में, मैंगलोर में। फिर एक जेएनपीटी में इनका नया टर्मिनल शुरू होने जा रहा है, और इन्होंने हाल ही में एक मैंगलोर में लार्जेस्ट भारत का क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल शुरू किया है, तो उसमें भी ग्रोथ भी अच्छी आएगी और मार्जिन्स भी बेटर है। बाकी इनका एक जेवी है विद इटोचू ऑफ जापान, जिसके अंतर्गत ये एलपीजी इंपोर्ट करते हैं भारत में और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अराउंड 15.5% का मार्केट शेयर है। फिर एक और कंपनी है नेदरलैंड्स की, वोपाक नाम की कंपनी है, जो वर्ल्ड लीडर है टैंक स्टोरेज में, उनके साथ भी इनका जेवी है। फिर क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, शेल, रिलायंस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, एचयूएल सबको कैटर करती है। बाकी फंडामेंटली एक बहुत सॉलिड कंपनी है। मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 159 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 102 करोड़ का पैट था। डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल 0.28 पे है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। वैल्यूएशंस रीजनेबल लगते हैं और एफआईएस भी बुलिश लगते हैं। अराउंड 21% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कई सारे रिस्पेक्टेड फंड्स हैं, जैसे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबरडीन, एचएसबीसी, क्वांट, ये सब इन्वेस्टेड है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 375 रुपए का, स्टॉप लॉस रखा 330 रुपए का। ओके, तो एजिस लॉजिस्टिक्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर सेठी साहब की तरफ से पोजिशनल पिक के तौर पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, पोजिशनल पिक जान लेते हैं पालिया साहब से भी पीएनबी हाउसिंग के बाद। पालिया साहब बताएं सर। पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है प्राज इंडस्ट्री का। स्टॉक में देखें तो लास्ट वीक काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था स्टॉक में, जिस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखे। हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे अपमूव के लिए अब यहाँ से तैयार होते हुए दिख रहा है। अपसाइड के टारगेट हम पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 520 से लेके 540 तक के। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 378 के आसपास। प्राज इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। पालिया साहब को पसंद है पी लेटर, पीएनबी हाउसिंग और प्राज इंडस्ट्री, दोनों ही आज रिकमेंडेशन लिस्ट में आते हुए पालिया साहब के। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है हमारी खास सीरीज लाइफ एट लाइफ हाई का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गोल्डी फ्लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। तकनीकी तौर पर बाजारों का विश्लेषण करने के लिए प्रख्यात हैं गौतम शाह साहब। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लाइफ हाई पर है मार्केट, और जाहिर सी बात है कि आपके चार्ट्स पर संकेत बुलिश होंगे, लेकिन संकेत बुलिश ही है या कहीं यूफोरिया बनने के भी आते हुए दिख रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। देखिए, आज के मार्केट को समझने के लिए 2003 से 2007 का जो बुल मार्केट था ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की मैच्योर सी हमने अप ट्रेंड देखी है, ये मैंने 2006-2007 की रैली में देखा था। क्योंकि मार्केट काफी हफ्तों तक ओवरबॉट रहा है, उसके बाद भी ये तेजी बनी रही है। हमने इंटरनल करेक्शन देखा, और अगर रेशियो चार्ट्स के हिसाब से देखें तो ये सिंक्रोनाइज ग्लोबल बुल मार्केट नहीं है। क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो वो लाइफ हाई से दूर है। यूरोपियन मार्केट्स में काफी अच्छी करेक्शन पिछले हफ्ता आई। एशियन मार्केट्स में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर जैसा मार्केट जिसके साथ साथ हम चलते थे, वो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास है। तो ये एक इंडिया सेंट्रिक बुल मार्केट है जो अभी चालू है। लिक्विडिटी आप इसको बोल सकते हैं इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस मूव। और अभी भी लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी तेजी बनेगी। पर जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, इंडेक्स में आप कोई मेजर मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए। 19,600 और 20,400 हमारा वर्किंग टारगेट है। इस लेवल्स पे भी कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस है नहीं। बीच में छोटे छोटे 2-3 दिन के करेक्शंस आते रहेंगे, वो आपको डराते रहेंगे, बट आप बने रहिए और डिप्स पे खरीदिए। और क्योंकि इस मार्केट में सेक्टर रोटेशन और थीम रोटेशन काफी अच्छी तरीके से हो रही है, अच्छे थीम्स में रहिए, अच्छे सेक्टर्स में रहिए, पैसा बनेगा। हो सकता है कि लार्ज कैप्स में उतनी बड़ी मूवमेंट आए नहीं, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप का जो आउट परफॉर्मेंस है वो मुझे लग रहा है कि ये पूरे साल तक जारी रहेगा। ओके, ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर के टारगेट क्या रखे जाए इस बुल रन के? और अगर ट्रेंड को रिवर्स होना है, कहीं खतरे के संकेत आए, तो वो लेवल्स क्या होंगे जिनके नीचे जाने पर आपको सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, निफ्टी का तो लेवल काफी क्लियर है, क्योंकि पिछले जॉब में मैं जब निमेश भाई को सुनता था तो हमेशा ये बोलते थे कि द टॉप्स ऑफ टुडे विल बी द बॉटम्स ऑफ टुमारो।
तो उसके हिसाब से अगर आप सोचे तो 18,600 और 18,900 का जो जोन है, जो जिसको मार्केट ने बहुत मुश्किल से पार किया ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की मेहनत के बाद, तो वो एक बहुत अब सॉलिड सपोर्ट बन जाएगा। तो जब तक निफ्टी 18,900 और 18,600 के नीचे नहीं जाता है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट पोजीशन के हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है। 2-3-4% का करेक्शन कभी भी आ सकता है जिस तरह की दुनिया में हम अभी हैं, बट ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक ट्रेंड ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी में आई थिंक और इंटरेस्टिंग सेटअप है, क्योंकि बैंक निफ्टी 3 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकल के आया है। एक बार 4500 का लेवल निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 2 से 2,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली आ सकती है। 47,500 टू 48,000 हमारा वर्किंग टारगेट है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 43,500 टू 44,000 इज नाउ अ वेरी गुड बेस, which is just 2-3% away from today's prices. So बैंक निफ्टी में इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और हम अभी उन्हीं सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है और जो ज्यादा चले नहीं है। तो फार्मा, आईटी, मेटल्स और बैंक्स, ये हमारी अभी फोकस एरिया है और मुझे लग रहा है कि सब सारे बेस्ट लॉन्ग आइडियाज अभी इसी में बन रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी भी अच्छी मजबूती और रिवर्सल के लिए भी अच्छी रेंज दी है 18,600 18,900, जहां से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला वो अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हर बार जैसा कहते हैं कि बुल रन में लीडरशिप बदलती है, अब यहां से आगे तेजी के लिए लीडर्स कौन रहेंगे? देखिए, लीडरशिप में अगर आप निफ्टी को देखें तो अब लग रहा है कि बैंक्स वापस लीडरशिप ले लेंगे, क्योंकि रिलायंस एक रेंज में चला गया है। अभी तो बात करते करते हम अपर एंड ऑफ द रेंज में है 27,2800, बट वो निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। बट बैंक्स और आईटी मेरे हिसाब से यहाँ पर लीडरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक्स में जैसे मैंने कहा 3 महीने की अंडर परफॉर्मेंस थी और अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा लग रहा है। चाहे वो आप टॉप बैंक्स देख लीजिए, प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए या पब्लिक सेक्टर बैंक्स देख लीजिए, सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। और आईटी और फार्मा में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ लगती है। आई थिंक आईटी यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। आज मालूम है थोड़ी सी वीकनेस है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस लेवल्स पे आईटी स्टॉक खरीदना अच्छा लग रहा है। और मेटल्स मेरे हिसाब से और वापस लीड कर सकता है। आई थिंक ये सेक्टर ने काफी अच्छा किया लास्ट ईयर, पिछले 6 महीनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट जिस तरह के अभी सेटअप्स बन रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, टाटा स्टील को देखिए, जेएसपीएल को देखिए, आई थिंक बहुत अच्छी तेजी यहाँ से देखने को मिलनी चाहिए। परफेक्ट। तो ये आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लगातार लाइफ हाई बनते हुए दिख रहे हैं। वहां पर आपको किस तरह की रुझान दिख रही है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अभी भी लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप को लोग क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं। वो देखते हैं कि 2 महीना पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको जरूर लगेगा कि ये सेक्टर ओवरबॉट है। डेफिनेटली ओवरबॉट है, क्योंकि काफी चल चुका है। बट इसको अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें, विच इज मिड कैप इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी, तो उसकी जो रेशियो चार्ट है वो एक नए 52 वीक हाई पे है। और ये मैंने पिछली बार 2017 में देखा, जहां पर इंडेक्स ने कुछ नहीं किया मगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बड़ी तेजी आई। तो इसीलिए अभी जो पूरा रैली है ये ब्रॉडर मार्केट्स में है। वहां पर काफी अच्छे थीम्स बन रहे हैं। ऑटो एंसिलरी हमारा फेवरेट रहा है, टेक्सटाइल हमें अच्छा लगता है, फर्टिलाइजर में काफी अच्छी सेटअप है, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स अच्छे लगते हैं, स्मॉलर रियल एस्टेट थीम्स में काफी अच्छी तेजी लगती है। तो ये जो मिड कैप स्मॉल कैप का जो तेजी है ये इतना जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट डिप टू गेट इनटू, और वो डिप आ रही नहीं है क्योंकि वर्ल्ड एक स्टेडी सी माहौल में है। तो कभी भी छोटा सा करेक्शन आए मार्केट में तो मिड कैप स्मॉल कैप में बनी रहिए, बट क्वालिटी के साथ रहिए। हर सेक्टर्स को जो मैंने नाम लिए सबके टॉप 3-5 में रहिए, उसमें अच्छा पैसा बनेगा। परफेक्ट है। अब एक व्यू आपसे गोल्ड पे और साथ ही क्रूड पे, कच्चे तेल और सोने पर लेना चाहता हूं, बताएं सर। देखिए, गोल्ड सिल्वर पे तो हमारा व्यू चेंज नहीं होता है। वी रिमेन एज बुलिश एज एवर। पिछले 2 हफ्तों में अच्छा करेक्शन आया, बट ये लेवल से घूमने की लग रहा है कि इंडिकेशंस है। तो $1900 इंटरनेशनल प्राइसेस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से घूम जाना चाहिए, और इवेंचुअली हमारा टारगेट अभी भी 2070 के पार है। तो हम तो गोल्ड सिल्वर में बुलिश है। ये डे टू डे व्यू नहीं है, इसको आप 3, 6, 12 महीने के हिसाब से समझिए और इस वीकनेस में खरीदारी कीजिए। क्रूड में एक अच्छी रिबाउंड आई है पिछले 4-5 दिनों में, तो लग रहा है कि ये 60 और 80 का एक रेंज अभी भी बना रहेगा। ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, ज्यादा अपसाइड नहीं है, जो मेरे हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो लग रहा है कि क्रूड में कोई मेजर मूवमेंट दोनों तरफ नहीं लगती।
और आखिरी सवाल गौतम जी, अमेरिकी बाजारों पर लाइफ हाई से थोड़े दूर है अमेरिकी बाजार, थोड़ा क्लियर का ट्रेंड दिखा नहीं रहे, तेजी करना चाहते हैं या मंदी, आप क्या पढ़ रहे हैं उनके चार्ट्स में? देखिए, जब दुनिया की मार्केट्स देखते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में एक इंपॉर्टेंट सा ब्रेकडाउन आया है, तो वो अच्छा लग रहा नहीं है। एशियन मार्केट्स में कोई भी चार्ट अच्छी नहीं है अपार्ट फ्रॉम जापान, तो ये कंसर्न्स तो है ही, इसीलिए इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। और यूएस मार्केट में भी देखिए तो अभी तक मेजर मूवमेंट तो सिर्फ नैस्डैक में आया है, दूसरे सेक्टर्स में अभी तक मूवमेंट आया नहीं है। बट आई एम क्वाइट होपफुल कि डाउ भी 34,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से वो 8 से 9 बार घुमा है पिछले 3-4 महीनों में, वो हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में निकाल देगा। और अगर वो मूवमेंट आती है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तो डाउ भी 37,500 तक जा सकता है, जो उसका लाइफ टाइम है। तो मैं यूएस मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वहां के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए अमेरिकी बाजारों पर भी रुझान है पॉजिटिव, सोने चांदी पर रुझान है पॉजिटिव, कच्चा तेल साइडवेज, और भारतीय बाजारों में तेजी का रुझान रहेगा बरकरार। ये है पूरे का पूरा लबोलुबाब जो आपको गौतम शाह साहब ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जल्द लौटेंगे। बग्गा साहब हमारे साथ हैं, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के खास मेहमान भी, और 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन शेयर आ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। बाजार अच्छे मूड में है, निफ्टी आसानी से 17,400 के ऊपर होल्ड कर रहा है। आइए 10 की कमाई लेते हैं मेहुल जी की तरफ से। सर बताएं आपका स्टॉक। दीपांशु जी, 10 की कमाई में आज मेरा जो स्टॉक है वो है केपीआर मिल। केपीआर मिल इसलिए बिकॉज पिछले महीने हमने देखा 1 साल का कंसोलिडेशन था, उसमें से ब्रेकआउट आया था 630 के आसपास, फिर 685 गया। अब वो ब्रेकआउट को इसने रिटेस्ट किया है। ब्रेकआउट का थियोरेटिकल अगर टारगेट देखें तो 750 के करीब होता है, बट यहाँ पर एक कंजर्वेटिव टारगेट लेकर हम चलेंगे। 630 पर इसको बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 590 का, और अपसाइड टारगेट में समझता हूँ 710 का आ सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने में। 590 का स्टॉप लॉस और 710 का टारगेट। खरीदारी करें केपीआर मिल्स पर। जय से भी ली जाए उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। जय बताइए। हाँ बिल्कुल दीप ओवरऑल यहाँ से मुझे सेंचुरी प्लाई अच्छा लग रहा है 10 की कमाई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने क्लियरली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे उसका रिटेस्ट भी हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें थोड़ी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। मेरा ये मानना है कि ऑन द लोअर साइड ऑफ 639 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। टिल द टाइम 639 लेवल्स आर हेल्ड, सेंचुरी प्लाई में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश रहेगा। एंड उसके टारगेट्स जो दीप ऊपर के निकल कर आ रहे हैं अब है 740 विच इज़ नियर टू इज ऑल टाइम हाई, एंड एक बार वो क्रॉस होता है तो फिर 800 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो सेंचुरी प्लाई को खरीद कर चल सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये है आपके लिए राय सेंचुरी प्लाई पर 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करने की। आइए बग्गा साहब हमारे साथ हैं, बग्गा साहब से जरा एक बार राय ले ली जाए। सर कल महंगाई के जो आंकड़े आने वाले हैं, आपने कुछ टच भी किया है, काफ़ी तेज़ी से घटेंगे भी, 3.1% का अनुमान है। इन आंकड़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है, और क्या इनके दम पर कोई फेड की जो मीटिंग होने वाली है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सर? नहीं अनिल जी, फेड की मीटिंग में कोई फर्क नहीं है। 90% अभी हो गया, 93% एक्चुअली हो गया प्रोबेबिलिटी जुलाई का। तो बट आंकड़े अच्छे आने वाले हैं, तो 3.1 का आंकड़ा लगभग तय है। इसमें जो कोर है, कोर वो 5% है अभी भी। तो फूड और फ्यूल अगर आप हटा देते हैं, बाकी चीजें अभी भी 5% पे है, तो फेड उसको देखेगा। 200-300 इंडिकेटर्स उनके पास रहते हैं। मेरा तो यही मानना है कि यहाँ से रेट नहीं बढ़ाने की जरूरत। और अगर आप देखें फेड फ्यूचर्स को भी देखें, वो बहुत असमंजस में है। जुलाई तो अब लगभग तय हो गया कि बढ़ाएंगे। इस हफ्ते 4 गवर्नर बोलने भी वाले हैं। नील कश्करी बोलेंगे, मेरी डेली बोलेंगी, और 2 शिकागो के भी बोलेंगे। तो वहां से तो पता लगेगा कि क्या सोच है इनकी। बट जो मार्केट दिखा रहा है कि जुलाई में तो बढ़ेगा, बट फिर सितंबर और नवंबर में क्लियर नहीं है, और दिसंबर में रेट बढ़ जाता है 25 और। तो ये ज्यादा मुझे लगता है हेज कर रहे हैं लोग कि चलो एक बारी तो हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक ने नहीं बढ़ाया,
उन्होंने अगर याद हो तो जून में एक झटका दिया था कि पॉज के बाद 2 बारी पॉज किया, अप्रैल मई में, और जून में बढ़ा दिया था रेट। जुलाई में फिर से उन्होंने नहीं बढ़ाया। वेडनेसडे को बैंक ऑफ कनाडा आने वाला है, अब वो देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने जनवरी से लेकर जून तक नहीं बढ़ाया, पॉज में थे, और फिर एकदम से जून में आके बढ़ा दिया था रेट। तो इन दोनों ने झटका दिया था मार्केट को। ऑस्ट्रेलिया ने तो फिर पॉज कर लिया है। तो कई लोग यही कह रहे हैं कि 12.5 बेसिस पॉइंट कर देते जून में और 12.5 फिर जुलाई में कर देते, एटलीस्ट मार्केट थोड़ा समतल रहता। ये पॉज करके पॉज को स्किप में तब्दील करना और स्किप से फिर रेट हाइक करना, इससे मार्केट बहुत ही कंफ्यूज्ड पोजीशन में है। S&P 500 देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं 4,900 पे जाएगा साल के अंत तक, कुछ कह रहे हैं 3,200 पे आ जाएगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में फेड की पॉलिसी के कारण। अनिल जी, ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग एक्शन, लेकिन इस बार ब्याज दरें बढ़ेगी, ये बात तो पक्की। देखते हैं कल के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद बग्गा साहब से फिर से हम राय भी लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स में पूरा आउटलुक बताने के लिए। थैंक यू सर। आइए बढ़ते आगे, न्यूज़ फॉर यूज का वक्त है। मुलाकात करेंगे आज हम आपके लिए इज माई ट्रिप से। इज माई ट्रिप 2008 में कंपनी की हुई शुरुआत और देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन देने का करती है कंपनी कारोबार। एयर टिकट, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेलवे और बस टिकट भी कंपनी इसके साथ साथ कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है और शुरुआत से ही कंपनी मुनाफे में है, ये आप जानते ही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाई जाए। कंपनी के को फाउंडर प्रशांत पित्ती साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि IIT मद्रास से आपने ग्रेजुएशन किया है। ट्रेवल, टूरिज्म, बैंकिंग और सोशल एप्लीकेशंस में 16 साल से ज़्यादा का अनुभव प्रशांत पित्ती साहब का है और अमेरिका में HSBC, कैपिटल वन जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं, लंबा अनुभव रखते हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको हमने मुलाकात करने के लिए बुलाया है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि हाल ही में जून के आखिरी हफ्ते में कुछ स्टेक सेल हुई है आपकी कंपनी की तरफ से। आपके प्रमोटर निशांत पित्ती साहब, रिकांत पित्ती साहब ने कुछ शेयर बेचे हैं। बता सकते हैं आपकी क्या खास वजह थी इन शेयरों को बेचने के पीछे, क्या इरादा था सर? बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद अनिल सिंह जी, आपने अपने शो पे बुलाया। थैंक यू सर। अभी हमने IPO करने के ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद में कुछ अपने छोटे से शेयर बेचे हैं, जिससे हमारा जो ग्रुप होल्डिंग है वो 75% प्रमोटर का गिरकर 67% पे चला गया है। और उसकी खास रीजन ये है कि हमें कुछ मार्की इन्वेस्टर्स मिल रहे थे जो कि हमारी कंपनी के अंदर डबल डिजिट में ही होल्डिंग चाहते थे, टू बेसिकली बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी। वो डबल डिजिट में ही चाहते थे, तो हमने उनके साथ थोड़ा नेगोशिएट किया। हम कम देना चाहते थे, लेकिन उनका कंपनी में आना बहुत जरूरी था। बहुत स्ट्रांग नेम है जो जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ में, तो उसके लिए हमने अपने शेयर्स थोड़े बहुत डाइल्यूट किए थे। इससे हम अपना फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। और जो हमारी कंपनी की ग्रोथ चल रही है वो बहुत अच्छी स्पीड पे चल रही है। आपको पता ही है, हमने पिछले साल आपके शो पे आके बोला था कि 3,700 का बिजनेस था, हम 6,500 पे ले जाएंगे, जबकि हम 8,000 करोड़ कर चुके थे FY23 के अंदर। और इस साल भी मेरा अनुमान हमारा बिजनेस डबल से ज्यादा ग्रो होगा, बॉटम लाइन में भी और टॉप लाइन में भी। ओके प्रसाद जी, इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स आए जो साइजेबल स्टेक खरीदना चाहते थे, इसलिए आपको देना जरूरी था। बताएं, अगर आप बता सकें कि किस तरह के इन्वेस्टर्स आए और वो इन्वेस्टर्स आने से कंपनी को क्या फायदा होगा, ये भी आपके निवेशकों को समझाएं जरा। देखिए, उनका नाम तो अभी डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बाहर के इन्वेस्टर्स हैं और हमारे पास में ऐसे ब्लू चिप स्ट्रॉन्ग नाम होने से बहुत वैल्यू ऐड होती है कंपनी के अंदर। कंपनी को कभी भी अगर कोई एक्विजिशन करने की जरूरत पड़ जाए, कोई बहुत अच्छी एक्विजिशन मिल रही हो जिसके लिए कंपनी को कैश की जरूरत हो, तो ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स एकदम से बहुत काम आते हैं। प्लस गवर्नेंस साइड में, अकाउंटिंग के साइड में भी ये इन्वेस्टर्स का नाम बहुत महत्व रखता है। अच्छा ये बताएं सर, और कोई स्टेक का नियर फ्यूचर में बेचने का इरादा है प्रमोटर का, या फिर जो बेचनी थी आप बेच चुके? जी बिल्कुल, देखिए हमारा बेचने का वैसे भी इरादा था ही नहीं। ये तो एक और कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली थी, जो कि जो पैसे हमें पास आए हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मैट्रिक के बेनिफिट में ही लग रहे हैं। उसके बारे में भी हमने अभी NDA किया हुआ, तो ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कोई और वैसे स्टेक बेचने का कोई इरादा था नहीं। हमने पिछले 2.5 साल में कोई स्टेक नहीं बेचा है।
ये पहली बार हुआ है और अभी नियर फ्यूचर में हम कोई ऐसा नहीं सोचा। ओके, तो अभी फिलहाल आप ये बता नहीं पाएंगे कि प्रमोटर ने जो स्टेक बेची उस पैसे का क्या करेंगे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट होगा, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ओके, वंडरफुल, नाइस। एक और चीज जो आपने कहा कि कभी भी बड़े इन्वेस्टर आने से फायदा ये होता है कि अगर आप कोई एक्विजिशन करने जा रहे हैं या फिर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर, प्रोफाइल को देखकर एक इमेज क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है। क्या कोई इरादा रखते हैं सर आप इस वक्त एक्विजिशन का? कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई मौके बने तो वहां आप खरीदारी कर सकें? जी बिल्कुल, हम 3 एक्विजिशन ऑलरेडी कर चुके हैं और तीनों की जो कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 3 में से 2 कंपनियां प्रॉफिटेबली ग्रो कर रही हैं और हम और भी काफी सारे एक्विजिशंस ढूंढ रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों से बात चल रही है, हमारी काफी कंपनियों से बात चल रही है। ईज़मार्ट वही कंपनी एक्वायर करना चाहती है जो एसेट लाइट हो, जिनके पास एसेट ना हो, डेट फ्री हो, प्रॉफिटेबल हो और अच्छे पीई के रेशियो पे मिल रहे हो। तो हम वैसी कंपनीज ढूंढ रहे हैं ट्रैवल की अक्रॉस द वर्ल्ड और कई लोगों से बात चल रही है। तो बहरहाल अभी मैं इस बारे में और नहीं बोल सकता, बट जैसे ही कोई एक्विजिशन फाइनल होती है वैसे ही हम BSE या NSE पे अपलोड करके आपको बता देंगे। बिल्कुल। एयर ट्रैवल रिकॉर्ड हाई पर चल रही है, जबरदस्त बिजनेस है। आई एम श्योर फेयर भी काफी ऊंची चल रहे हैं। जरा एक बार इंडस्ट्री का आइडिया दें सर, जो ग्रोथ अभी दिखी है खासतौर से पिछले 2 सालों में, इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, कंपनी की ग्रोथ, पहले तो मैं इंडस्ट्री की ग्रोथ बता देता हूँ। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि कह सकता है कि अगले 10 साल के अंदर 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे भारत के सिवाय। सिर्फ हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो जो पूरे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता जा रहा है उसकी हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, हमारी जैसी कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो उस वजह से हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक है और हम अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि हमने जो पिछली साल 8,000 करोड़ का बिजनेस किया, 8,000 करोड़ का बिजनेस किया था। जी जी। लगता है थोड़ा सा संपर्क हमारा प्रशांत जी से टूटा है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे भी। वो एक बार इंडस्ट्री का आउटलुक बता रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में आउटलुक भी बताने की तैयारी में कर रहे हैं। तब तक आइए कुछ शॉर्ट टर्म पिक्स भी ले ली जाए 10 की कमाई। आइए, प्रशांत जी जुड़ चुके। प्रशांत जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई। बताएं सर, हम बता रहे थे। ओके, चलिए, लगता है थोड़ा सा समय और लगेगा, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक आइए, शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है और 10 की कमाई के स्टॉक भी हमें लेने हैं। पहले कुणाल जी, राकेश जी से 10 की कमाई का शेयर जान लिया जाए। बताएं सर। अरे जी, देखिए 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को। हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट शेयर्स में सब में बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और बहुत अरसे बाद इनमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। इस सेक्टर में ये स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जो कि लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे अपने ग्रुप को और इसमें हमें लगता है कि इस करेक्शन के बाद मौजूदा स्तरों के आसपास और मामूली करेक्शन में इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करे तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर साबित होगा। ओवर टू श्रीमान राकेश। अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, आउट परफॉर्म कर रहा है, 568 के अराउंड चल रहा है। इन स्तरों पर करेक्शन पर खरीदारी के देखें और नीचे में अगर 525 530 के दाम मिलते हैं तो वो अच्छे दाम है खरीदने के लिए और हमारे टारगेट्स हैं 750 के। तो 750 के लक्ष्य के लिए ब्रिगेड में गिरावट पे खरीदारी की राय है। ओके, इतना सम्मान देने की कोई खास वजह सर कुणाल जी, श्रीमान राकेश जी को? अनिल जी देखिए, कभी कभी अनिल जी सम्मान देना चाहिए अनिल जी। अच्छा। तो अनिल जी वैसे तो राकेश जी के लिए दिल में सम्मान रहता ही है। हाँ। लेकिन अनिल जी कभी कभी अगर सम्मान समय पर प्राप्त हो जाए तो सम्मान भी दे देना चाहिए। ओ, लगता है कोई वीकेंड पर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है कुणाल जी के साथ में। समझ गया, उसका रिटर्न गिफ्ट क्या बताए? श्री राकेश जी, श्रीमान राकेश जी। ओके, श्रीमान राकेश जी की तरफ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लेवल्स। आइए, अब है शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त। पालिया साहब बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रेमंड में देखें तो काफी बड़ा ब्रेकआउट आज देखने को मिला और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया, हमें लगता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 1940 1970 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1770 के आसपास। तो रेमंड्स पे बाय करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक में। शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर रेमंड्स खरीदे, ये राय है पालिया साहब की तरफ से। आइए, सेठी साहब की भी राय ली जाए। सेठी साहब बताएं सर, आपको क्या पसंद है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर?
बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश हूँ, खास करके मुझे लगता है इस क्वार्टर में बैंकिंग सेक्टर से नतीजे बहुत ही अच्छे आने चाहिए, और खास करके पीएसयू बैंक्स जहां पे वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है वो अच्छे लगते हैं। और इस स्टॉक को मैंने हाल ही में 30 जून को 71 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड किया था। 76 के शॉर्ट टर्म टारगेट थे, वो अचीव करते हुए आज ये 81 साढ़े 81 के लेवल पे अवेलेबल है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, बुक वैल्यू इज क्लोज टू 110, मतलब आज 0.67 टाइम्स ऑफ बुक ये ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 3%। फिर अच्छे नतीजे थे और हर फ्रंट पे इंप्रूवमेंट था मार्च क्वार्टर में, चाहे ग्रोस एनपीए है, नेट एनपीए है, रिटर्न ऑन एसेट्स, कासा वगैरह सब में इंप्रूवमेंट था। मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी और अपसाइड दिखा सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 86 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 78। ओके, 78 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे 86 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक। आइए एक बार फिर से न्यूज पर व्यूज की तरफ करते हैं रुख। प्रशांत पित्ती साहब इज माई ट्रिप से हमारे साथ हैं। प्रशांत पित्ती साहब, स्वागत है। एक बार फिर से आपसे थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया था। बताएं सर, आप वित्त वर्ष 2024 के लिए कंपनी का आउटलुक आप बता रहे थे, गाइडेंस बता रहे थे कि किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है, समझाएं सर। बिल्कुल, मैं बता रहा था कि हमारा जो देश है जिसके अंदर अगले 10 सालों के अंदर 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट आने वाले हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल ही दुगना हो जाएगा अगले 10 सालों के अंदर। ये बात काफी सारी रिसर्च कंपनियां मानती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल और हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। जैसे जैसे नए नए सेगमेंट्स खुलते जाएंगे, जैसे जैसे नए नए एयरपोर्ट्स बनते जाएंगे, हमारी कंपनी उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी आती है। सो ओवरऑल अगले 10 सालों का व्यू मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसी साल का FY24 के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपना टोटल बिजनेस डबल से ज्यादा कर पाएंगे। ओके, इस साल डबल से ज्यादा बिजनेस करने की उम्मीद लेकर चल रहे हैं। ये है आपके लिए, और इंडस्ट्री का ट्रेंड तो बेहद मजबूत है ही, और एक्विजिशंस की भी तैयारी है। इंतजार रहेगा आपके एक्विजिशन का प्रशांत जी, और जैसे होगा हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, जानेंगे भी कि किस तरह के आगे और डेवलपमेंट होते हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। प्रशांत पित्ती साहब बताते हुए अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में और कुछ जो स्टेक सेल प्रोमोटर्स की तरफ से हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फायदा भी कंपनी को पहुंचेगा। कब कैसे पहुंचेगा उसका जल्दी आप कुछ न कुछ खुलासा होते हुए देखेंगे जरूर, ये उनका कहना है। आइए, बाजार मजबूत है, जिनके हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दीप वही 19,425 के आसपास है, जिन लेवल्स की बात करते हैं कि जहां ऊपर हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। आज का हाई है 19,435 और नीचे में 19,345 के आसपास लिया है सपोर्ट। बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो 44,900 885 के आसपास सपोर्ट लेकर अब 45,000 के आसपास है। ऊपर में 45,175 के आसपास रुकावट भी दिखी है। तो बिल्कुल लेवल्स के हिसाब से बाजार परफेक्ट ट्रेड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और कौन कौन है, सेठी साहब और सुमित जी, चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, महल कोठारी साहब, राजेश पालिया जी और हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे इस शो का समापन। आइए, जय हिंद।